पहुंचे हैं ऐसे पार्षद के पास जिन्होंने जीतने से पहले अपने दिल में दिमाग में ये ठान ली थी कि अगर हम पार्षद बन के आएंगे, चुन के आएंगे, तो हम विकास के कार्य करेंगे अपने क्षेत्र को ही नहीं, अगर कोई भी समस्या का कहीं समाधान होगा तो हम उसको भी पूर्ण करेंगे। तो हमारे साथ है प्रशांत खरोला जी, जानते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप पार्षद बन के आए, पार्षद में चुने गए, तो क्या लगता है आपको यहाँ पर जिस तरह से विकास के कार्य पहले नहीं हुए थे, तो आपने अपने द्वारा यहाँ पर क्या कार्य किए थे? देखिए, जो हमने अपने चुनाव में लोगों से वादे किए थे और हमने कहा था हम वादे नहीं, हम इरादों के साथ आपके बीच में हैं। बिल्कुल। तो हमारे इरादे अभी बुलंद हैं। अभी जी। हमें मुश्किल से 10 महीने चुनाव को हैं, लेकिन बिल्कुल। उसमें से कई कार्य हमने कर दिए हैं। जी। जहाँ जल भराव होता था मेन मुख्य मार्गों पर, वहाँ हमने वो जल भराव की समस्या को दूर करवाया तो है। सर, हमसे जानना चाहेंगे जल भराव कहाँ होता था, जनता को बताइएगा कि ये जल भराव की जो समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी, ये कहाँ पर हुई और किस तरह से आपने इसका? देखिए, मेरे वार्ड में सबसे बड़ी जो जल भराव की जो समस्या थी, वो मुख्य मार्ग अपना जो गुप्ता भूसा स्टोर से, जिससे अभी आप आए होंगे, जो मामचंद चौक निकलता है डॉक्टर अत्री जी के पास, पिछले वो 3 सालों से, हालांकि जब मैं पिछली बार नामित पार्षद था फिर भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन मेरे पे बजट नहीं होता था। नामित पार्षद पे कोई बजट इशू नहीं होता है। फिर भी मैंने अपने जो हमारे पूर्व में मेयर थे उनसे अपना समस्या, जनता की समस्या को रखा था। तो हमने वहाँ पे एक सोक पिट बनवाया था जो वाटर हार्वेस्टिंग का था, लेकिन वो भी वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पानी आता है, कई कॉलोनियों का पानी आता है और दोनों साइड से क्या है, रोड ऊंची है। तो वहाँ कम से कम भी तो 20-30 मीटर रोड पर, मुख्य मार्ग पर पानी बढ़ता था, कि जिसमें कई बार नगर निगम के कर्मचारी भी आए, कई बार हमने जो अपनी अपनी जो आपदा की मशीन बुला के वहाँ से पानी भी खाली कराया, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सबसे पहले कहा था कि सबसे पहले तो मैं इसको ही कराऊंगा। तो उसमें माननीय मेयर साहब से भी मैंने बोला, नगर आयुक्त से भी बोला, तो उसमें हमने वो इंटरलॉकिंग टाइल लगवा के उस 30 मीटर सड़क को हाइट दे दी है और कुछ नाली का निर्माण कर दिया है, जिससे अभी वहाँ पानी नहीं भर रहा है। हालांकि वो समस्या मैं नहीं समझता हूँ, दिखने में भी वहाँ पानी नहीं रुक रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी समस्या में और थोड़े से काम की जरूरत है, क्योंकि उसमें बजट, हाँ, उसमें बजट कम था। उस नाली को तो हमने बना दिया, लेकिन उस नाली के पानी को भी हमें कहीं निकालना होगा, तो उसके लिए भी थोड़े बजट की मैंने माननीय मेयर साहब से भी रिक्वेस्ट की भी है कि थोड़ा और करके उस नाली के पानी को हम कहीं बाहर निकाल देंगे, तो वो नहीं हो पाएगा फिर। और जिन जिन जगहों पर सड़कें नहीं थी, अपने पहले ही बजट में जो माननीय मेयर साहब ने पार्षदों को कहा कि 30-30 लाख रुपए के, आपने 35-35 लाख रुपए के जो भी अपने काम बताए हैं, उन कामों को मैंने अपने कंप्लीट करवा दिया है। अपने क्षेत्र में जो लाइटों की जो व्यवस्था है, उस लाइटों की व्यवस्था पे, और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या होती है कूड़े की, मुझे लगता है कि मैं बहुत हद तक अपने क्षेत्र में कूड़े की व्यवस्था को ठीक कर पाया हूँ। और इसके लिए मैं अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं परेशान अधिकारियों को ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि मेयर साहब के पास भी कई काम है, तो जो अपने सुपरवाइजर हैं, जो अपने इंस्पेक्टर लोग हैं, उन्हें परेशान करते हैं तो काम करते हैं। अगर हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे तो वो भी काम कहाँ से करेंगे। जब बोलते हैं ना कि जब भूख लगती है माँ भी अपने बेटे को तभी दूध पिलाती है बच्चे को, तो इसलिए जब तक हम कहेंगे नहीं तो कैसे हो पाएगा। अपने प्रयास कर रहे हैं, और अपने क्षेत्र में अभी मैंने एक यात्री सेट बना चुका हूँ, 3 यात्री, एक अपने खजान सिंह तिराहे पे यात्री सेट जब मैं चुनाव लड़ रहा था उसी टाइम मैंने बनवा दिया था। अब एक हमारा बांगी पुलिया पे कुछ दिनों में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, एक मालसी वाली पुलिया पे, और एक अपना बाला वाला पुलिस चौकी के पास में बनना है, जिससे कि जो अपने बुजुर्ग वॉक कर रहे हैं, शाम को घूमते हैं, वो अपना बैठ जाए, या कोई बस का इंतजार करने वाले हों, वो सभी लोग उसमें उसका लाभ ले सकें। सर, जिस तरह से आपने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई और आपने उनको पूरा भी किया, दूसरा एक हमारे पास जो सवाल आता है स्मार्ट मीटर का, आपने देखा ही होगा जगह जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता इससे परेशान है, वो नहीं चाहती कि स्मार्ट मीटर लगे, और कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। तो आपके क्या विचार है? देखिए, अभी मुझे नहीं लगता है कि मेरे क्षेत्र में लगा, क्योंकि अभी मेरे से तो किसी ने संपर्क नहीं किया है। लेकिन अगर स्मार्ट मीटर लग रहा है, तो अगर उसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो हो सकता है कि विभाग अच्छी काउंसलिंग नहीं कर पा रहा है। अगर कोई नई चीज लग रही है तो उसके लिए विभाग को काउंसलिंग करनी होगी, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर बैठक करनी होगी, लोगों के बीच में बताना होगा कि इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, और
लोग समझ जाएंगे तो उसे ट्रायल के लिए भी, अगर विभाग को ऐसा भी करना चाहिए कि 1 महीना ट्रायल के लिए हम आपका ये मीटर लगाते हैं, अगर कोई आपत्ति होगी तो तब इसको देखेंगे, और नहीं तो इसको सुचारू रूप से सभी के यहाँ लगाया जाएगा। वेरी गुड सर। जिस तरह से आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, अब खुला नशा कर रहे हैं, स्मैक ले रहे हैं, बाहर से जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज में खुलेआम नशा हो रहा है। आप देखते ही होंगे दिन भर आपके क्षेत्र में भी नाम आता है कि इधर साइड भी नशा हो रहा है। तो आप शासन प्रशासन से क्या अपील करेंगे, क्या सरकार से अपील करेंगे कि इसकी रोकथाम जल्द से जल्द की जाए? देखिए, पहले ऐसा नहीं था। पहले अपने देहरादून में कुछ ही 1-2 स्थान ऐसे थे कि जहाँ ये जो सूखा नशा या किसी तरह का नशा बिकता था, लेकिन हमारे लिए भी बहुत शर्म की बात है और हमारे लिए भी पीड़ादायक है कि अब कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का भी ऐसा नाम कई बार आ जाता है कि हाँ नशा हो रहा है। लेकिन इसके लिए मैं ये कहूँगा कि मेरी कई बार पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत हुई, क्या हम जो लोग चिन्हित हैं, क्योंकि ऐसा है देखो, हमें तो नहीं पता होगा लेकिन पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं पता है कि कौन लोग हैं जो चिन्हित होते हैं जो नशा कर रहे हैं। क्या हम कुछ गणमान्य व्यक्ति या समाज के वो व्यक्ति जिनकी बात सुनी जाती है, उन्हें लेके चुपचाप से उनके घर में, जरूर नहीं कि कहीं हम खुली बैठक करें। खुली बैठक तो हम उनके गार्जियन को बुला के कर सकते हैं कि जो पीड़ा में है, जो लोग जिनको पता है कि मेरा बच्चा नशा कर रहा है, वो बहुत परेशान है, हम वहाँ कहीं खुली बैठक करके काउंसलिंग करा सकते हैं। दूसरा, लेकिन जो गुप्त हैं अभी, लेकिन पुलिस को पता है, पुलिस कोई गणमान्य व्यक्ति या वो क्षेत्र का पार्षद हो या कोई ऐसा अधिकारी हो जिसकी बात को लोग समझे, उनके घर भी हम जा सकते हैं, क्योंकि हमें पहल करनी होगी। क्या पता कोई बच्चा, कोई परिवार, किसी के घर का चिराग बुझने से पहले या खराब होने से पहले हम उसे बचा सके। इसमें पुलिस प्रशासन को भी बहुत सचेत होना पड़ेगा। और जहां पुलिस प्रशासन को पता है अगर हमारी किसी मदद की जरूरत है तो हम कहीं पीछे नहीं हटते, क्योंकि मैं बिल्कुल नशे के खिलाफ हूँ, चाहे वो सूखा नशा हो चाहे वो शराब का नशा हो। कहीं ना कहीं क्षेत्र में मुझे भी पता है भारी संख्या में हम 2 दिन बंद कराते हैं, तीसरे दिन फिर बिकने लग जाती है। आज पकड़वाई पुलिस, क्या होता है कि जो 2 नंबर की शराब भी बिकती है, हमारे कानून व्यवस्था में उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है। उसको पकड़ा जाएगा, उसकी एसडीएम कोर्ट के यहाँ से जमानत हो जाएगी और अगले दिन फिर छूट जाएगा। तो सर इसका क्या फिर वो है कि मतलब जब छूट रहे हैं फिर अगले दिन फिर वो बंद हो रहे हैं, फिर छूट रहे हैं, तो इस तरह से तो नशा कभी नहीं रुक पाएगा। तो आप क्या इसमें मतलब देखिए, जो शराब बिक्री है, अगर 2 नंबर की जो शराब बिक्री है, इसके लिए कोई ना कोई तो हमारी कानून प्रणाली में कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना कि अगर ये बिक्री है तो इस पे किस तरह का दंड या किस तरह का इसे अपराध में गिना जाए, कि ऐसा नहीं है कि जो सुबह पकड़ाओ शाम छूट जाए और शाम पकड़ा तो अगले दिन सुबह छूट जाए। क्योंकि पुलिस भी अपने एक दायरे में रह के काम करेगी, ऐसा तो नहीं उसे जेल भेज देगी। जो प्रावधान होगा, जो कानून की नियमावली होगी, उसी के उससे करेगी। उस कानून में हो सकता है कि हमें सुधार करना पड़ेगा। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने देखा होगा 9 नवंबर को रजत जयंती उत्तराखंड के अंदर मनाई गई। श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री यहाँ पर आए उत्तराखंड में, देहरादून के अंदर काफी सारी सौगातें देकर गए उत्तराखंड के लिए। आपने देखा होगा 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 25 वर्षों में आप भी यहीं रहे उत्तराखंड के अंदर, क्या आपको यहाँ पर डेवलपमेंट क्या मतलब कुछ भी अलग लगा है, या आगे के विकास के कार्य कैसे होंगे, क्या आप बताना चाहेंगे? किस तरह से नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, जो अपने जो उत्तराखंड की जो 25वीं वर्षगांठ थी, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अपने मुख्यमंत्री जी ने रजत जयंती के उसमें हमारे पूरे उत्तराखंड ने इसको मनाया। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि वो हमारे उत्तराखंड में, हमारे बीच में, हमारे जो उत्तराखंड को 25 साल का पूरा होने पे हमारे बीच आए। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कई हजार करोड़ की उन्होंने यहाँ सौगात भी दी है। धरातल पे उतरेगी तो जरूर उसका कोई ना कोई प्रभाव जरूर पड़ेगा, जब इतना बड़ा जो उन्होंने हमें उपहार दिया है। दूसरा क्या है कि लोग कहते हैं कि हमारा उत्तराखंड हमने जिसलिए बनाया था, अगर ये हमने बनाया था नहीं हुआ तो इसमें किसकी कमियां हैं? उन जो लोग बोल रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी उस कमी का हिस्सा होंगे। दूसरा है कि वो कह रहे विकास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ विकास? मैं खुद भी हूँ, मेरे दादा लोग कभी पहाड़ से यहाँ आए थे, हम पहाड़ छोड़ के आगे और हम पहाड़ की पीड़ा कर रहे हैं। पहाड़ छोड़ के आगे कहीं ना कहीं हमें दोबारे से रिवर्स फ्लाइंग करना होगा, अपने वहाँ रोजगार ढूंढने होंगे। दूसरा क्या है कि हम बोल रहे हैं कि हाँ, जब मैं छोटा था
तो जिस रोड से अभी आप आए तो ये कभी 8 फीट की हुआ करती होगी, आज इतनी चौड़ी सड़कें हैं। आइए हमारा रायपुर से जो बाला वाले सड़कें आती है ये भी कहीं 10-12 फीट की थी, आज आप देखो 60 फीट की है। ऐसा नहीं विकास हो रहा है, और जब पहले विनाश होता है फिर विकास होता है। जब हम कभी रोड बनाएंगे या हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो विनाश होगा पहले, तब विकास होगा। और ऐसा नहीं कि विकास नहीं है, विकास हुआ है। अगर विकास ना होता तो इतने यहाँ लोग ना आते। पहले क्या जनसंख्या थी, आज क्या जनसंख्या। बाहर के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। अब हम कह रहे हैं बाहर के लोग यहाँ कैसे बस रहे हैं, हम जब जमीन दे रहे होंगे तभी बस रहे होंगे, तो कोई हमसे छीन के नहीं ले रहा है। बिल्कुल कमी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ की जो जनता के जो अवैध कब्जे भी करे हुए हैं या बाहर से लोगों को दे रही है, तो उनकी देखिए अगर अवैध कब्जा भी कहीं है ना तो उसमें उस स्थान के रहने वाले वैध आदमी का हाथ होगा, तभी कोई अवैध कब्जा कर सकता है। मैं यहाँ से जाके यूपी में कब्जा नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ से जाके कहीं हिमाचल में कब्जा नहीं कर पाऊंगा। मैं तभी कब्जा कर पाऊंगा जब वहां का रहने वाला मेरा साथ देगा। कोई ना कोई यहाँ के लोग साथ दे रहे होंगे तभी अवैध तरीके के कब्जे हो रहे हैं, नहीं तो शासन प्रशासन उन्हें हटाएगा नहीं। किसी न किसी का हाथ होगा तभी तो वो बैठ रहे होंगे, ऐसे कोई थोड़ी बैठ जाएगा। मेरे जैसे पीछे खेत है, मेरे खेतों में कोई आके बैठ जाएगा, कोई नहीं बैठ पाएगा, कोई नहीं बैठ पाएगा। तो क्या अपील करेंगे इस तरह से वो कानून है या जो जरा अवैध कब्जे की अभी आपने बात की है, तो सर ऐसा हो रहा है, ये बात नहीं कि नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत जगह हो रहा है, तो आपको क्या मतलब खुद के विचार है कि इनको किस तरह से रोकना चाहिए? देखिए जो भू कानून बना है या जो अभी अपना कानून बनना है उसमें कुछ और इम्प्लीमेंट होने हैं, वो सख्त बनना चाहिए। इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि बोलने के लिए तो हमने भू कानून बना दिया या कोई कानून, लचीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्टिक होना चाहिए। हमारा कानून है लेकिन लचीला बोलते हैं ना लोग, बोलते हैं कि लचीला है, लचीला नहीं होना चाहिए। कानून सख्त बने और उस कानून को अगर कोई तोड़े या उसके कोई विरुद्ध जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आगे करने वाले लोग पहले ही समझ जाएं कि हमें ये करेंगे तो हमें ये भी भुगतना पड़ेगा। सर हमारा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, जिस तरह से आप एक युवा हैं, तो आप सारे युवा भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि रोजगार के लिए परेशान हैं? और दूसरा सेकंड बस आखिर में हमारा यही कहना आपसे, जिस तरह से सरकार ने GST कम की है उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए जैसे सरकार ने GST कम करी, कहीं ना कहीं व्यापारियों को, व्यापारी नहीं हम तो बोलते हैं GST कम हुई, व्यापारी GST तो हर किसी पे पड़ती है ना, व्यापारी पे थोड़ी पड़ती है। अगर व्यापारी GST ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमसे भी वसूल रहा है, तो GST से बहुत अच्छा मैसेज है। GST कम हुई, सब लोगों को लाभ मिलेगा। और रही बात युवाओं की, तो मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हम 1 लाख हैं तो 1 लाख को 1 लाख नौकरी नहीं मिल पाएगी, इतने सोर्सेज नहीं होंगे। कहीं ना कहीं हमें अपना रोजगार खोलना होगा, कहीं ना कहीं हमें रोजगार के सोर्सेज को खोलना होगा, अपने जो हमारे हाथ की जो कलाकारी है सब करनी होगी। कई जगह क्या है कि हमारे लोग काम करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, बाहर के लोग आके यहाँ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अवेयरनेस तो अपनी लानी होगी। दोस्तों जिस तरह से आपने देखा अभी हमारे साथ प्रशांत खुरा जी हैं, और साथ में ही अभी उन्होंने जो अपने विचार प्रकट किए हैं नशे को लेकर और साथ में युवाओं को लेकर कि 1 लाख हैं तो 1 लाख को नौकरियां नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं रोजगार की खुद से व्यवस्था करनी पड़ेगी, खुद भी रोजगार ढूंढना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसी उनके साथ विचार को प्रकट करते हुए मैं भी सर का धन्यवाद करूंगी जो कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर धन्यवाद। और आपके चैनल का और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल के हमारे बीच में आए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद।